So in step 4, ligation of the signal end is happening. Okay, because coding end is in the form of hairpin loop. So only the ligation of signal ends is happening in this step. So DNA ligase 4 comes into action. It ligates the free blunt end. इसको ligate करने के लिए blunt end चाहिए free. Okay, to form signal joint. The involvement of particular enzymes in this process was deduced from the observations of VDJ recombination in natural and artificially generated system lacking one or more enzyme. तो इसका कोई जरूरत नहीं है, बस. Okay. Or after the formation of this joint, signal joint, what you see? Two heptamer repeats here. CA, CT, CA, CA. फिर GTG, एक T और A का डिफरेंस था, GTG, GTG. ओके, और दोनों हेप्टामर ज्वाइन हो गया. ये अब 14. और एक चीज आप गौर कीजिएगा कि हेप्टामर जो है वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं. कैन यू गेस इट? कैन यू मेक इट आउट? See these two types of heptamers. Okay, ये दोनों तरह का हेप्टामर जो है, सिर्फ इसमें टी का अंतर है, एक टी का. अब देखिए ये हेप्टामर जो है, this heptamer which is present in 12 base pair, spacer having RSS. Now you can see that this is not palindromic. It is palindromic? No. ठीक है, पैलिंड्रोमिक नहीं है ना. You cannot read it backward as it is forward if you read. See, GT GT और उल्टा पढ़ेंगे तो CA CT. ये पैलिंड्रोमिक नहीं. So ये स्टेप सिंपल है, ligation. Step 4 clear to you now? Yes, sir. No. Hairpin loop. Yes. Sorry. The hairpins at the ends of V and J regions are now opened in one of the three ways. 3 तरीका है. एक तो सिमेट्रिकल कटिंग हुआ तो ब्लंट एंड क्रिएट हो गया. एसिमेट्रिकल कटिंग है, जिस भी साइड ज्यादा है हिस्सा आ गया, वो साइड जो है ओवरहैंग हो गया. तो यू कैन गेट 5 प्राइम ओवरहैंग और 3 प्राइम ओवरहैंग. तो ये 3 तरीका से कट सकता है. The identical bond that was formed by the reaction described in step 3 above may be reopened to create a blunt end at the coding joint. Alternatively, the identical bond that was formed by the reaction described in step 3. तो step 3 में nick create हुआ. Okay, इस तरह से. तो उसी तरह से निक यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है. फिर ओके, alternatively the hairpin may be opened asymmetrically on the top or on the bottom strand to yield 5 prime to 3 prime overhang respectively. क्योंकि ब्लंट एंड क्रिएट होगा तो ये फिर से हेयर पिन लूप अपने आप बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल गया, फॉस्फेट मिल गया, हेयर पिन लूप हो सकता है फॉर्म. ओके, लेकिन ये हेयर पिन लूप जो है नहीं बनाएगा. ठीक है,
नहीं, हेयर पिन लूप बना सकता है, इसलिए ये वाला कटिंग ज्यादा नहीं होता है। ओवरहैंग लिखा होगा यहीं कहीं। बॉटम स्ट्रैंड टू इल 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओवरहैंग रिस्पेक्टिवली। ये 3 प्राइम ओवरहैंग इज मोर कॉमन इन विवो एक्सपेरिमेंट्स। 3 प्राइम ओवरहैंग को हम लोग लेके चलेंगे। मान लो कि यही क्रिएट हुआ 3 प्राइम ओवरहैंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाना। Hairpin opening is catalyzed by Artemis, a member of NHEJ pathway. Okay. So is this clear? Step 5. Now coming to step 6. कुछ पूछना है किसी को? No, sir. Step 6. ओवरहैंग एक्सटेंशन होगा। लूप में अभी ओवरहैंग क्रिएट हुआ आर्टेमिस के द्वारा। अब इस ओवरहैंग का एक्सटेंशन हुआ डीएनए रिपेयर एंजाइम के द्वारा, और एक्सटेंशन के बाद फिर ब्लंट एंड क्रिएट हुआ। सो यही लिख रहा है, ओवरहेड एक्सटेंशन लीडिंग टू पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसके अंत में टीसी और जीसी है, और ओवरहेड एक्सटेंशन इस प्रकार से हुआ कि ये चारों न्यूक्लियोटाइड जो है पैलिंड्रोमिक हो गए। सो द इन आईजी light chain rearrangements, the resulting overhangs can act as substrate for extension. तो चाहे कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो यहाँ पर, और अगर 4 न्यूक्लियोटाइड का कुछ तो सीक्वेंस होगा ही भी सेगमेंट के एंड पर, और जहां पर हेयरपिन लूप है उसके बीच में 2 न्यूक्लियोटाइड इधर 2 न्यूक्लियोटाइड इधर, और उसका जब ओपनिंग हुआ ओके इस साइड, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन गया। वो इस प्रकार से है टीसी और जीए। GA is present in the non-coding strand and TC is present in the coding strand. So in IG light chain rearrangements, the resulting overhang can act as substrate for extension by DNA repair enzymes. DNA repair enzyme का ये substrate बन गया, overhang वाला DNA fragment, और इसको DNA repair enzyme extend कर दिया, leading to double stranded palindromic nucleotides. और अब डबल स्ट्रैंडेड पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्रिएट हो गया एट द कोडिंग ज्वाइंट। तो इस कोडिंग ज्वाइंट पर, यानी इस ज्वाइंट के दोनों साइड, दिस साइड टुवर्ड्स V सेगमेंट साइड एंड टुवर्ड्स J सेगमेंट साइड, दोनों साइड डबल स्ट्रैंडेड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज क्रिएटेड नाउ। ओके, क्लियर है? कुछ पूछना है? बोर हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर, रिवीजन हो रहा है ना। Okay. At the coding joint, for example, top row of the bases in V region in 5 prime to 3 prime direction reads TCGA. Top row यानी ये वाला रो बोल रहा है TCGA 5 prime to 3 prime direction TCGA sequence, and reading backwards on the bottom strand form the point of ligation also yields TCGA. और बॉटम रो में अगर इसको भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस लिखा जाता है। तो इसका हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस TCGA, और बॉटम स्ट्रैंड में भी, नीचे वाले में भी 5 प्राइम, इस साइड 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है, इस डायरेक्शन में TCGA। ओके, तो इसकी वजह से ये लाइगेशन पॉइंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर लाइगेज एंजाइम जो है इस तरह के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, डबल स्ट्रैंडेड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और वो ब्लंट एंड हो वहां पर। तो पैलिंड्रोमिक नेचर ऑफ द बेसिस एट दिस जॉइंट इज ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एन एसिमेट्रिक हेयरपिन ओपनिंग रिएक्शन। और ये किस वजह से बना? एसिमेट्रिक हेयरपिन ओपनिंग रिएक्शन से बना। और p nucleotide addition can also occur at both VD and DJ joints of the, अब ये बता रहा है हैवी चेन का, वहां पर भी चूंकि ये क्या है, दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड, यू कैन कॉल ओके p nucleotide addition, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो रहा है, ये डीएनए का चेन को इलोंगेशन होने में। देखिए क्लीवेज ऑफ द हेयर पिन जनरेट साइट्स फॉर p nucleotide addition, ये साइट क्रिएट हो गया p न्यूक्लियोटाइड एडिशन का, एंड दिस इज p न्यूक्लियोटाइड एडिशन। ओके, p न्यूक्लियोटाइड एडिशन जो है हैवी चेन में भी होता है। p न्यूक्लियोटाइड एडिशन कैन आल्सो अकर एट बोथ VD एंड DJ जॉइंट्स, VD जॉइंट में भी और DJ जॉइंट में p न्यूक्लियोटाइड एडिशन भी होता है और n न्यूक्लियोटाइड एडिशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर VJ जॉइंट में सिर्फ p न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, p nucleotide addition can also occur at both VD and DJ joints of the heavy chain gene segments, but as described below, other processes can intervene to add further diversity at VHD and DJH। VH यानी V segment of the heavy chain और उसके साथ D का, और D का फिर J segment of the heavy chain के साथ और भी अदर मैकेनिज्म्स भी इन्वॉल्व है। और वो अदर मैकेनिज्म्स क्या है? आप कल बताए, ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी और उसके बाद एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन बाय TDT एंजाइम। इससे जो है डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है VD और DJ जॉइंट पर हैवी चेन में। ओके, अपार्ट फ्रॉम p nucleotide addition, p nucleotide addition भी हो रहा है। p nucleotide addition can also occur at VD DJ joints of the heavy chain segment, but as described below, other processes can intervene in other, add further diversity। अदर प्रोसेसेस भी हो रहे हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड एडिशन, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। स्टेप 7, this is step 7, ligation of light chain and VJ segment, ligation of light chain V and J segment। यहाँ पर लाइगेशन हो गया, अब डबल स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्रिएट हुआ, ब्लंट एंड हुआ, अब DNA लाइगेज 4 का ये दोनों सबस्ट्रेट बन गया, मेंबर्स ऑफ NHEJ पाथवे। ठीक है, पाथवे रिपेयर बोथ द सिग्नल एंड द कोडिंग जॉइंट्स, सिग्नल जॉइंट को भी रिपेयर किया है कौन? यही मेंबर DNA लाइगेज 4 और अदर प्रोटीन्स ऑफ NHEJ। कब किया था? स्टेप 4 में यहाँ पर किया था। अब स्टेप 7 में भी यही सेम मशीनरी जो है वो कर रहा है। किसको? लाइट चेन के V एंड J सेगमेंट्स को ज्वाइन कर रहा है। दिख रहा है आपको? यस सर। स्टेप 7, यहाँ पर स्टेप 7 हो गया, ये देखिए, ligation of light chain VJ segment, members of NHEJ pathway repair both the signal, पहले स्टेप 4 में किया था, and the coding joints यहाँ पर, but the precise role of each and potentially other enzymes in this process have yet to be fully characterized। तो अभी तक पूरा पता नहीं चला है प्रिसाइज कैरेक्टर ऑफ ईच एंड, तो इसलिए लिख दिया NHEJ पाथवे के अदर प्रोटीन्स। तो इतना आप जान लो बस कि स्टेप 4 में जो सिग्नल जॉइंट, सिग्नल एंड पर जो प्रोसेस हो रहा है और उसकी वजह से सिग्नल जॉइंट क्रिएट हो रहा है,
वही स्टेप 7 में भी हो रहा है एट द एंड ऑफ कोडिंग एंड, और उसकी वजह से कोडिंग ज्वाइंट क्रिएट हो रहा है। कोडिंग ज्वाइंट क्रिएट होने से वीजे सेगमेंट बन गया। ओके, आगे चले। Yes, sir. स्टेप 8, ओके, इसको देख लो। ड्यूरिंग बी सेल डेवलपमेंट IG heavy chain genes are rearranged first. सॉरी, बी सेल डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ? बोन मैरो में। उसी बोन मैरो के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थे, उस स्टेजेस में IgG का हैवी चेन जीन जो है पहले रीअरेंज होता है, उसके बाद लाइट चेन का जीन अरेंज होता है। क्यों? क्योंकि हैवी चेन के जीन को रीअरेंज होने के लिए एक्स्ट्रा कंपोनेंट चाहिए, TDT जैसे कि, ओके, और वो एंजाइम जो है एक्सप्रेस हो गया, उसके बाद उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। TDT को स्विच ऑफ करने के बाद उस एंजाइम को, उसके जीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर लाइट चेन का जीन्स को रीअरेंज होता है। तो यही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग बी सेल डेवलपमेंट IG हैवी चेन जीन्स आर रीअरेंज फर्स्ट फॉलोड बाय द लाइट चेन जीन्स। दिस टेम्पोरल डिसोसिएशन यानी अलग अलग टाइम पर जो है रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसीलिए टेम्पोरल डिसोसिएशन ऑफ द टू प्रोसेसेस enables two additional diversifying mechanisms to act on heavy chain V region segments. Two additional diversifying mechanism क्या है? बताया ही आपको। First mechanism exonuclease activity and the second one is N nucleotide addition by the TDT enzyme. ये दो एक्स्ट्रा चीज हो रहा है हैवी चेन के साथ, तो पहले इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। टू एक्ट ऑन हैवी चेन V region segments. The enzymes responsible for these mechanisms, ये अभी जो बताया exonuclease और TDT, are usually turned off before light chain rearrangement begins. लाइट चेन रीअरेंजमेंट इसके बाद शुरू हुआ और इसका एंजाइम जो है इसके जीन्स को टर्न ऑफ कर दिया गया। TDT और जो एक्सोन्यूक्लियस इन्वॉल्व है। बात आई समझ में? आगे बढ़े। एक्सोन्यूक्लियस कौन है इन्वॉल्व, इसका पता नहीं चला है अभी तक, बट एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो रहा है ये देखा गया। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन कर रहा है इस पर शक था, क्योंकि शक है कि RAG1/2 भी कर सकता है, क्योंकि इन विट्रो ये देखा गया RAG1/2 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है। आर्टेमिस में भी देखा गया ये। लेकिन अब RAG1/2 अगर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहा है तो RAG1/2 को अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि वो तो हैवी चेन में हो रहा है, हैवी चेन का ये जो दो स्पेशल मैकेनिज्म है उसको स्विच ऑफ करके ही लाइट चेन का रीअरेंजमेंट शुरू हो रहा है। तो RAG1/2 को स्विच ऑफ कर देगा तो लाइट चेन का जीन रीअरेंजमेंट शुरू कैसे होगा? ठीक है, although it has exonuclease activity, so it is suspected कि RAG1/2 नहीं हो सकता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करने वाला। फिर आर्टेमिस भी देखा गया अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इट इज गिविंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बट अब आर्टेमिस का एक्शन हैवी चेन में हो गया। ओके, एक्सोन्यूक्लियस जो हैवी चेन में कर रहा है तो आर्टेमिस को भी स्विच ऑफ कर देगा, तो फिर आगे हेयर पिन लूप का ओपनिंग कैसे होगा लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट में? तो यह सस्पेक्ट किया गया कि कोई एडिशनल प्रोटीन है जो स्पेशली हैवी चेन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहा है, तो ये अभी तक पता नहीं चला। आगे बढ़े, समझ में आया ये बात? Yes, sir. Comparative sequence analysis of germline and mature B cell IG genes demonstrated that both loss of templated nucleotides found in the germline DNA, and addition of untemplated nucleotides not found in the germline DNA could be identified in heavy chain sequences. ठीक है, तो कहने का मतलब हैवी चेन के इनको सीक्वेंस करने के बाद ये पता लगा है कि हैवी चेन पर क्या हो रहा है, बोथ डिमोन्स्ट्रेटेड दैट बोथ दो प्रक्रियाएं हो रही हैं,
एक तो लॉस ऑफ टेम्पलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स जो कि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो टेम्पलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ है, जर्म लाइन डीएनए में भी वही न्यूक्लियोटाइड्स है, उसका लॉस हो रहा है। फिर एडिशन ऑफ अनटेम्पलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स नॉट फाउंड इन जर्म लाइन डीएनए, ओरिजिनल में पहले नहीं था, बाद में जीन रीअरेंजमेंट के बाद एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के बाद एडिशन हो रहा है, एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन। तो ये जर्म लाइन में न्यूक्लियोटाइड ये सीक्वेंस नहीं था, एक्स्ट्रा ऐड हुआ। तो ये दो प्रक्रिया जो है ये हैवी जीन का आईजी जीन हैवी चेन का शो कर रहा है एंड कुड बी आइडेंटिफाइड इन हैवी चेन सीक्वेंसेस। तो इसी से पता लगा ये प्रोसीजर, तो इसलिए हम एक्सप्लेन किए आपको यहाँ पर। ये छोटा फिगर हो गया है, इसको बड़ा कर दो, दिख रहा है ये? Yes, sir. Can you see this? See the exonuclease activity here. 3 nucleotides have been chewed. Here 1 nucleotide have been chewed in the J segment, and after that TDT enzyme has added these nucleotides shown in red. These are N nucleotides not found in the germline DNA. Okay, untemplated addition हुआ, ये हैवी चेन जीन में देखा गया है ऐसा। क्लियर है? अब आप समझ गए एक्सोन्यूक्लियस, नेक्स्ट स्टेप एक्सोन्यूक्लियस स्ट्रीमिंग है। तो अब एक्सोन्यूक्लियस स्ट्रीमिंग आपको बताया ही है बहुत बार। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्टेप Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 8 है इस फिगर में, स्टेप 8 इस फिगर में नहीं है, स्टेप 7 पर खत्म हो गया ना ये फिगर। ओके, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको जहां था फिगर वैसे, नहीं तो क्या होगा, शाम को पीडीएफ इसका जनरेट करेंगे, आप लोग को शेयर करेंगे, तो फिर सब फिगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अभी जहां पहले था वहां लगा देता हूँ, यहीं पर था। ठीक है इतना। अब देखिए स्टेप 8 को exonuclease streaming. An exonuclease activity which has yet to be identified trims back the edges of V region of heavy chain. V region DNA joints. ठीक है, V region DNA joints, variable region DNA joints. Since RAG proteins themselves can trim DNA near a 3' flap, it is possible that the RAG proteins may cut off some of the lost nucleotides. ठीक है, थ्योरेटिकली पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन अभी हम कॉन्ट्राडिक्ट किए क्योंकि वो जीन एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी वाले जीन स्विच ऑफ कर दिए गए, ताकि लाइट चेन जो बाद में शुरू होने वाला है जीन रीअरेंजमेंट, वहां पर एक्सोन्यूक्लियेज ना हो, एक्टिविटी ना हो। अल्टरनेटिवली तो ये कह रहा है पॉसिबल, लेकिन नॉट पॉसिबल, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। अल्टरनेटिवली Artemis has also been seen to have exonuclease as well as endonuclease activity and could be the enzyme responsible for VDJ associated exonuclease function। तो ये भी नहीं लग रहा है क्योंकि आर्टिमिस स्विच ऑफ हो जाएगा तो लाइट चेन का रिएक्शन रीअरेंजमेंट कैसे होगा। But the exonuclease streaming does not necessarily occur in sets of 3 nucleotides। तो अभी कोई भी कर रहा है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, बस जान लो हो रहा है। लेकिन ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो है, अब आप देखिए यहाँ कितने गए, 3 गए, 3 न्यूक्लियोटाइड गए। तो इसमें 3 गया ना। हेलो, आप लोग जगह हैं, आवाज आ रही है?
Yes, sir. ये सर आ रही है आवाज। जग गए? देखिए आ गया समझ में। देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ से गायब हुआ, तो इस कोडिंग स्ट्रैंड में रीडिंग फ्रेम का लॉस हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। कोडिंग स्ट्रैंड में अगर सपोज, देखिए एक तो बात कहना ही गलत है, कोडिंग स्ट्रैंड और उसमें रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम होता है किसमें? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसी को ना पढ़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ना मैसेंजर आरएनए बनाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पर क्लच है, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। किसको रीड कर रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड को, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो रीडिंग फ्रेम जो है दैट इज प्रेजेंट इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन इज ऑल्सो चेंजेस। यानी अभी इस जीन सेगमेंट में सपोज, अभी छोटा मैं बता दे रहा हूं, दिख रहा है आपको? ये सर दिख रहा है। अब बहुत सारे वी हैं, इस वी सेगमेंट में कहां पर है? आरएसएस उसके डाउन स्ट्रीम में, वी सेगमेंट के कहां पर होता है? डाउन स्ट्रीम में। आरएसएस, कोई भी आरएसएस हो डाउन स्ट्रीम में, लेकिन हैवी चेन कोई भी नहीं, हैवी चेन वाला आरएसएस जो है। लेकिन हैवी चेन में जो वी सेगमेंट है, कि कोई कोई वी सेगमेंट में आरएसएस जो है वो है अप स्ट्रीम में। ये आगे आपको हम दिखाएंगे। तो अब जो है ओरिएंटेशन ट्रांसक्रिप्शन का, इसका बना लो डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। In this V segment, the orientation of the transcription will be, it will be transcription किसको टेम्पलेट स्ट्रैंड माना? इसको, जिसका डायरेक्शन ये है 3 प्राइम 5 प्राइम वाला नीचे वाला स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर डायरेक्शन हो गया मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस का, दिस दिख रहा है ग्रीन लाइन आपको, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। बट इन दिस V, ये भी सेगमेंट में क्या है? In this V segment, this portion of the DNA becomes the template strand, not this one. Here RSS is this side downstream, तो यहाँ पर हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन is this, left to right, and here RSS is upstream to the V segment. So in this, this portion of the DNA will become the template strand, और ये बन गया कोडिंग स्ट्रैंड। इतना दूर ही बस, ये कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट विद इन द दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन का ओरिएंटेशन हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता है कहाँ से कहाँ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है चेन इलोंगेशन, और रीड करेगा टेम्पलेट को 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है? इन दिस डायरेक्शन आरएनए पॉलीमरेज वर मूविंग, हियर आरएनए पॉलीमरेज विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? क्योंकि अब ये जो बन गया इतना दूर, दिस इज द टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट का दिस एंड इज 3 प्राइम एंड यहाँ पर, और इसका ये हो गया 5 प्राइम एंड,
यहाँ, और यहाँ 3 प्राइम एंड एंड 5 प्राइम एंड। इस फ्रेगमेंट का दिस विल बी द 3 प्राइम एंड एंड दिस विल बी द 5 प्राइम एंड। ओके, तो इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड को टेम्पलेट यूज किया ये, और उसके सिंथेसाइज हो गया आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए का डायरेक्शन हो गया, फिर इधर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। आया समझ में? ये ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन जो है रिवर्स है, ये देखा जाता है सिर्फ वी चेन में, सॉरी हैवी चेन के वी सेगमेंट में। जे में सबका ट्रांसक्रिप्शन, जे का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन सेम है, यानी नीचे वाला रो। कुछ भी का उल्टा होता है। आया समझ में? जे का, डी का और वी का, अदर वीज का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन सेम है, कुछ भी का ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन अपोजिट है। आया समझ में या नहीं समझ में आया? बोलो। हेलो, यस सर, आगे बढ़िए। ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन समझ में आया? नहीं समझ में आया लगता यस है। सर, ठीक है, आगे आएगा। थोड़ा कंफ्यूजन। थोड़ा कंफ्यूजन है, आगे फिर आएगा, उस समय बताएंगे, या आप अभी ही समझ लो, लोग फिर से समझा देते हैं। डीएनए है हैवी चेन का, इसमें क्या होता है? ये आरएसएस हो गया, इतना बड़ा नहीं है, आरएसएस छोटा है, ये बड़ा है, तो साइज पर मत जाना। भी है, हर भी के आगे एक लीडर सीक्वेंस भी होता है, वो नहीं बना रहे हैं। इस भी का लीडर सीक्वेंस यहाँ पर है, इस भी का लीडर सीक्वेंस यहाँ पर है, इस भी का यहाँ पर है। ये हो गया आपका आरएसएस। अब होता ये है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आप रिकॉल करो, सब ट्रांसक्रिप्शन का खेल है। ट्रांसक्रिप्शन कभी भी होगा तो जो नया वाला मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसका डायरेक्शन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है ना। ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, मैसेंजर Yes, आरएनए sir. ग्रो कर रहा है, इसका डायरेक्शन तो 5 प्राइम 3 प्राइम है मैसेंजर आरएनए का। ओके, और जो जिस टेम्पलेट को पढ़ करके कर रहा है, यानी यहाँ पर ए है तो यहाँ यू लगाएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ जी लगाएगा। ये जो पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज पढ़ रहा है, एंजाइम Yes. टेम्पलेट को पढ़ रहा है और उसी के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। तो मैसेंजर आरएनए ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमेशा जो भी ऐड होगा नया वाला न्यूक्लियोटाइड वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ऐड होगा। तो चेन का किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा? हमेशा 5 प्राइम एंड जो है फॉस्फेट ग्रुप वो तो फिक्स है, एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 का हो गया वो फिक्स, और जो सेकेंड जो पीछे वाला एंड है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, वहां पर हर बार एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो करके, जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ उसका 3 प्राइम थर्ड कार्बन जो है वहां पर OH ग्रुप है वो फ्री है। फिर नया न्यूक्लियोटाइड आया ऐड हुआ, उसका जो थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है वो फ्री है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एडिशन इलोंगेशन हो रहा है और पढ़ा जा रहा है टेम्पलेट को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। तो ये हो गया स्ट्रैंड आपका, कौन सा? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये तो पता है आपको। एंड दिस स्ट्रैंड बिकम्स कोडिंग स्ट्रैंड बिकॉज द सीक्वेंस
matches with this strand. Sequence of messenger RNA matches with the sequence of the other DNA strand, which is 5 prime to 3 prime running. ये ऊपर वाला another strand, ये भी 5 prime to 3 prime ही रन स्ट्रैंड है, लेकिन एंटी पैरेलल होता है दोनों स्ट्रैंड। तो अब ये अदर स्ट्रैंड से मैच करे, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कर सकते हैं, कहते हैं। लेकिन ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस इसका सीक्वेंस मैच कर रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसका और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो यहां पर किस तरफ हुआ ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन? इन दिस डायरेक्शन। ये समझ में आया आपको? यस सर। क्लियर है? ये ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन। यहाँ पर ये सेकेंड केस ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन उल्टा भी हो सकता है, यानी इसी सेम स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, अदर स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड ये सिर्फ आईजीजी जीन को में देखा गया है, ओके, कि अदर स्ट्रैंड जो कोडिंग स्ट्रैंड था उसका कुछ हिस्सा जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गया। जैसे इस केस में यहां पर कौन है टेम्पलेट स्ट्रैंड? दिस पोर्शन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। नाउ इन दिस केस दिस पोर्शन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को भी आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में रीड करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेगा ना। अब इसका डायरेक्शन बना दीजिए आप। टेम्पलेट रीडिंग इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसका 3 सॉरी ये 5 प्राइम है, दिस इज 3 प्राइम, ठीक। यहाँ पर टेम्पलेट रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट रीडिंग किधर हुआ? इन दिस डायरेक्शन। Here the template reading 3 prime to 5 prime किधर हुआ? In this direction. Yes कि no? यस सर। ये देखो डाइवर्सिटी क्रिएट करने का ये सब मैकेनिज्म है, ये भी मैकेनिज्म की वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है हैवी चेन में। आगे नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे देयर आर 5 मैकेनिज्म्स बाय व्हिच डाइवर्सिटी इज क्रिएटेड। तो ये ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन जो है उल्टा हो गया। इन द सेम जीन इन डिफरेंट जीन सेगमेंट्स फॉर द लार्जर जीन फॉर द लार्जर जीन फैमिली, फॉर ए लार्जर जीन फैमिली, ओके। तो कुछ भी का अपोजिट होता है ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन, सारे जे सारे डी और फिर कुछ भी का आर इन द सेम डायरेक्शन। अब क्लियर हुआ? तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन ओरिएंटेशन इज दिस, तो मैसेंजर आरएनए किधर फॉर्म हुआ? यहाँ पर मैसेंजर आरएनए किधर हुआ? इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रीड किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड कर रहा है ये, तो मैसेंजर आरएनए जो है फॉर्म हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसी डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका 5 प्राइम ऑफ द एंड and this is 3 prime of the new messenger RNA, और ये messenger RNA का ये हो गया